सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे थे कानून से रिलेटेड। हमने देखा कि भारत में कानून की व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। हम इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं। हमने देखा कि शुरुआत से ही कानून बनाए गए हैं। जब इवन लोग कबीले में रहते थे तब भी कानून हुआ करते थे, भले ही वो राइटिंग में नहीं होते थे। लेकिन ओल्डेस्ट रिटन लॉ जो है वो किंग हम्मुरबी के केस में हमने देखा, एंड उसके बाद रोमन लॉज हमको देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कानून क्या है, तो हमने देखा कि क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, इसीलिए कानून की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं उनको पीसफुली रहने मिले, पीसफुल लिविंग हो, सोशल सिक्योरिटी हो, जस्टिस हो। इसीलिए कानून बनाए गए हैं। हमने देखा कानून आते कहाँ कहाँ से हैं, तो सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कानून बनाने का। इसके तहत एक्ट बनाए जाते हैं। तो एक्ट जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्टेट ने बनाया है और एक सेंटर ने बनाया है। जो सेंटर बनाता है पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं वो, और जो स्टेट बनाता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा बनते हैं। तो कानून बनाने के लिए पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसको हम बिल बोलते हैं, उसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में पास करते हैं। देन प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और वो एक्ट बन जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कानून में लिखी नहीं है और इसीलिए फिर झगड़े होते हैं, या तो लिखी है बट गड़बड़ है, कुछ इनकंसिस्टेंट है। ऐसे केस में फिर झगड़े होते हैं, और झगड़े होते हैं तो फिर हम कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। हमने फिर देखा था कि 3 लेवल के कोर्ट्स काम करते हैं भारत में। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के लेवल की केसेस जाती हैं और 2 करोड़ के अंदर तक की जितनी केसेस होती है वो जाती हैं। फिर इसके बाद होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पूरे स्टेट लेवल की केसेस जाती हैं, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो पूरे उस स्टेट के लिए कानून बन जाएगा, ये हमने देखा था। देन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फिर पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। तो उसके अगेंस्ट फिर कोई भी स्टेट नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ये हमने देखा। देन कुछ कस्टम्स और यूसेजेस ऑफ ट्रेड होते हैं, जो तौर तरीके चले आ रहे हैं वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। बट ये कानून का हिस्सा तभी तक बनेंगे जब तक इसके अपोजिट कुछ ना लिखा हो इन दी एक्ट। फिर हमने देखा इंडिया में किस प्रकार के कानून हैं, अब ये आज देखेंगे। तो ये देखना अभी चालू करेंगे, और इसके बाद कोर्ट का जो प्रक्रिया थी वो हमने देख चुके हैं। सो चालू करते हैं आज की चर्चा। तो ये जो है इन पे कोई ऐसा मेजर क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, अभी हमने पढ़ना चालू नहीं किए। हम बोल सकते हैं हम सिर्फ अपने यहाँ की जो न्याय प्रणाली है उसको समझ रहे हैं, किस प्रकार से कानून की व्यवस्था की गई है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो अब हम एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि कानून कैसे क्या अप्लाई होंगे। सबसे पहले कानून किस किस प्रकार के होते हैं, तो पहली चीज़ है कि क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब है जो क्राइम के नेचर के होते हैं, जैसे कि चोरी वगैरह करना, ये क्राइम है, या फिर मर्डर वगैरह कर दिए, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो कानून होते हैं इसके बारे में दो मेन कानून में लिखा हुआ है। एक है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड एक सबसे मेन कानून है जिसमें सब ऐसी पेनल्टीज बताई गई है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो वो फिर उसके ऊपर क्या सज़ा होगी। इवन इसमें ये भी दिखाया है कि गलत काम में क्या क्या है, तो वो भी इसमें ही डिफाइन किया हुआ है। जैसे क्या क्या चीज़ें करना क्राइम में कवर होगा, तो क्राइम को डिफाइन भी किया है, एंड साथ में उसके ऊपर की सज़ा भी दी है। आपने पुरानी मूवीज़ में देखे होंगे कि ऐसे जज साहब बैठे होते हैं, वो ऑर्डर पास करते हैं। वो ऑर्डर पास करते वक्त लिखते हैं कि हम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम रमेश को सजाए मौत दी जाए। तो आईपीसी की धारा 302 के तहत ऐसा बोलते हैं। तो आईपीसी जो है वो यही है, इंडियन पेनल कोड, इसकी धारा 302 सेक्शन 302 में सजाए मौत दी गई। मर्डर वगैरह करे, ऐसे सब चीज़ें, तो ऐसे अलग अलग इसमें दिया है। जैसे 420 है, तो 420 जो सेक्शन है वो बताता है कोई अगर किसी को फ्रॉड वगैरह कर रहा है, ठग रहा है पैसे वगैरह, तो ऐसे केसेस में गलत प्रकार से फ्रॉड होते हैं। जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी क्राइम में कवर होती हैं। ये क्राइम क्या है, इसमें क्या सज़ा होगी, कितने साल की सज़ा दी जा सकती है, ये सब कानून में लिखा हुआ है। तो इंडियन पेनल कोड इसके बारे में बताता है। और ये कानून में जब कोई केस फाइल होगा इस कानून के तहत, तो ये क्रिमिनल एक्ट होता है। तो इसके पीछे एक और कानून है जो इसकी प्रोसेस बताता है कि ये केस कैसे लड़ा जाएगा, फिर कौन से कोर्ट में जाएगी ये केस, कौन सा जज उस पर डिसीजन देगा। तो ये सब चीज़ें एक और कानून में लिखी है जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
सो नाम से ही समझ रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर। तो वो जो प्रोसीजर है कि एक बार अगर ऐसा केस आया तो ऐसा नहीं कि जज भी अपने हिसाब से डील करेगा, उसमें भी जज को एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि पहले क्या करना, लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, बिना सुने अपन डिसीजन नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब जो प्रोसेस बताई गई है उसको भी एक बुक में लिखा गया है, उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये दो मेन कानून है जो क्रिमिनल एक्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं। तो कोई भी अगर क्राइम करते पकड़ा जाएगा तो ये दो कानून उसको सजा देंगे, एक तो इंडियन पेनल कोड जिसमें पेनल्टीज वगैरह बताई है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर बताई हुई है। So criminal law focuses on regulating the violations of the rule of law and public wrongs as well as the corresponding punishments. So क्या क्या वायलेशन है, क्या क्या अगेंस्ट दी लॉ है, ये भी लिखा है इसमें, और ये भी लिखा है कि उसकी फिर पनिशमेंट क्या होगी। तो कौन से केस में सजाए मौत दी जा सकती है, कौन से केस में सिर्फ उम्र कैद दी जा सकती है, ये सब चीजें इस कानून में लिखी हैं। In India, it is administered through the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973. तो CRPC भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। इंडियन पेनल कोड डिफाइंस द नेचर ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें ऑफेंस डिफाइन भी किए, गुनाह क्या है ये भी डिफाइन किया है। पहले उसमें अगर कवर होंगे गुनाह में तो फिर अपने को पेनल्टीज लग सकती हैं। सो नेचर ऑफ ऑफेंसेस बताए हैं, देयर पनिशमेंट्स, वाइल द क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, इसमें प्रक्रिया बताई है, प्रोसेस बताई है फॉर कैरिंग आउट दीज पेनल्टीज कि कैसे क्या ये पेनल्टी दी जाएगी, फिर अगर नहीं पे कर रहा है तो कैसे वसूल किया जाएगा, ये सब प्रोसीजर बताई गई है CRPC में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर दिस लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, असॉल्ट, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं। और सिविल लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऐसे जमीन जायदाद वगैरह के झगड़े हो गए तो ये सब सिविल लॉ में कवर होते हैं, क्राइम नहीं है, बट फिर भी गलत हो रहा है किसी के साथ तो वो न्याय पाने के लिए फिर कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे फिर एक CPC करके कानून है, उसके थ्रू ये पूरा केस लड़ा जाता है। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वैसे सिविल चीजों के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। फर्क ये होता है कि सिविल केसेस में जनरली आपको ऐसा सजा वगैरह नहीं दिखेगी, सिर्फ कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वापस करो, फिर पैसा नहीं दिया है तो पैसा दो अलॉन्ग विथ नॉर्मल जो इंटरेस्ट वगैरह वो सब। सो ये कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं, इसमें पेनल्टीज नहीं दिखेगी, इसमें जेल वगैरह के प्रावधान नहीं दिखते हैं आपको। जैसे किसी ने कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई पैसा नहीं पे कर रहा है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं अपन, तो ऐसे बहुत सारे सिविल केसेस भी होते हैं। दो भाइयों के बीच के झगड़े हैं तो ये कोर्ट में गए, पार्टनरशिप में झगड़े हो रहे हैं तो 3-4 पार्टनर्स है उनके बीच झगड़ा चल रहा है, तो ये सब केसेस में कोर्ट जा सकते हैं हम, और वो सिविल केसेस में होते हैं। सो civil law addresses the disputes between individuals and organizations, emphasizing the resolution of conflicts। इनको मेन है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके देना, जो इनके बीच झगड़े चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करके देना, रादर देन प्यूनिटिव मेजर्स। पनिशमेंट देना इनका मकसद नहीं है, रिजॉल्व करो और जो भी पैसा लेने देने की बात है वो देके खत्म करो। सो इसमें पनिशमेंट नहीं होगी, देयर इज नो प्यूनिटिव मेजर। सिविल कोड्स एड्रेस ब्रीच यानी तोड़ देना ऑफ स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रीचेस ऑफ स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो किसी के राइट्स ऑब्लिगेशंस तोड़े जा रहे हैं तो ऐसे केस में सिविल कोर्ट में हम जाएंगे थ्रू द इनिशिएशन ऑफ सिविल सूट्स, इसको हम सिविल सूट्स बोलते हैं, सिविल केस हो रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर इन सिविल लॉ आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सो CPC। Civil law can be categorized into various areas including contract law। contract law सिविल नेचर का लॉ है, जो हम यहाँ बिजनेस लॉस पढ़ते हैं, लगभग सभी बिजनेस लॉ जो होते हैं ये सिविल नेचर के होंगे। वैसे ही फैमिली लॉ हो गए, प्रॉपर्टी लॉ हो गए, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, किराएदार खाली नहीं कर रहा है जगह, तो ये सब क्रिमिनल एक्ट्स में नहीं आएगा, ये सब सिविल केसेस हैं। टॉर्ट लॉ हो गया, टॉर्ट को डिफाइन किया है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, तो टॉर्ट की डेफिनेशन ही है इट इज नॉट अ क्राइम बट इट इज अ सिविल रॉन्ग। तो ये हमको वैसे कानून पढ़ाए नहीं जाते, तो आपको बहुत सारे कानून नहीं है, जैसे क्रिमिनल लॉ आपको कोर्स में नहीं है, हम सिर्फ अभी फ्रेमवर्क देख रहे हैं इसीलिए सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम अब क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ ये नहीं देखेंगे IPC में क्या बताया, मर्डर वगैरह ये सब चीजें नहीं देखेंगे, हमको बिजनेस लॉ पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट की हेडिंग देखोगे तो अपना सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, सो हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे। सो आप पहले तो पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं, वैसे ही टॉर्ट होता है, टॉर्ट भी एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, ये भी हमको है नहीं,
जो लोग एलएलबी पढ़ते हैं उन लोगों को ये प्रॉपर डीप में पढ़ाया जाता है। सो टॉर्ट को डिफाइन किया है सिविल रॉन्ग। एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको टॉर्ट समझेगा। आप बाकी वैसे आपके काम का नहीं है क्योंकि आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा। टॉर्ट में क्या होता है, जैसे एक एक्चुअल केस था उसके हिसाब से मैं टॉर्ट समझाता हूँ। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे सलाख रहती है बहुत सारी, इसको काटना होता है। तो ये काटने के लिए क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति एक हथौड़ा लेके रहता है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठा रहेगा, इसके पास एक कीले टाइप रहेगा, चैली बोलते हैं उसको, चैनी या छैनी कुछ तो भी बोलते हैं। तो वो इसको बार बार ऐसा हिट करता है, ऐसे हिट करेगा 3-4 बार चैली के ऊपर, इसको नहीं, यहाँ पे इसको हिट नहीं करना है, तो यहाँ हिट करेगा और वो सलाख टूट जाती है और वो सलाख तोड़ के फिर उसको फोल्ड वगैरह करके फिर कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। तो आपने देखा होगा, अब आजकल नहीं दिखता, अभी वो डायरेक्टली कटर आता है, वो गोल गोल घूमता है और उससे काट देते हैं। लेकिन पहले अगर आज से 5 साल पहले आपने कंस्ट्रक्शन होते देखा होगा तो इस प्रकार से होता था। अब क्या हुआ, एक बार ऐसे ही एक मजदूर काम कर रहा था, ये ऐसे ही हथौड़ा मारता है फिर उठाता है, फिर मारता है फिर उठाता है। एक बार ऐसे ही उसने हथौड़ा उठाया और यहाँ पीछे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको ये जाके लग गया, हिट हो गया। तो यहाँ पे फिर सवाल ये आया कि क्या इसने क्राइम किया क्या, तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट है? तो आंसर इज नो, वो क्राइम नहीं है, ये एक सिविल रॉन्ग है। सो यहाँ भी गलत हो गया लेकिन वो क्राइम नहीं है, उसकी इच्छा ऐसा कुछ करने की थोड़ी थी। सो ये सिविल रॉन्ग कहलाता है, गलत तो ये है। और इसीलिए यहाँ पे भी टॉर्ट का जो कानून है वो बोलता है कि इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि इसका जो भी खर्चा है वो खर्चा भर के दे। भले यहाँ पे उसको जेल वेल टाइप की चीजें नहीं होगी, बट इट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल केस है टॉर्ट का। तो टॉर्ट में ऐसी चीजें आती है जो क्राइम नहीं है, बट ये एक प्रकार की गलत चीज हो गई जिसमें हमारा इंटेंशन भले गलत करने का नहीं होगा। तो ये भी विथ इंटेंशन, गलत इंटेंशन से भी टॉर्ट होते हैं, बट वो अलग टाइप के होते हैं, वो क्राइम में नहीं कवर होते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये सिविल रॉन्ग कहलाता है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। फिर दूसरा, अब ये तो 2 मेजर क्लासिफिकेशन हो गए, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। अब कुछ बेसिक चीजें बताया गया है आपको। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ यानी ऐसी कुछ चीजें जो, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वो लगभग सबको कॉमनली उसको फॉलो करना है, तो ये कॉमन लॉ में कवर हो जाता है। जो भले ही कानून में नहीं है, ना सीपीसी में दिया है ना सीआरपीसी में दिया है, बट कोर्ट बोल रहा है कि नहीं ये सही है ये गलत है, सो कॉमन लॉ माना जाता है। फिर सो वो भी लॉ का हिस्सा बन जाती है चीजें। सो वही है जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी केस लॉ इज द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ कॉमन लॉ। तो सबसे मेन एलिमेंट जो है कॉमन लॉ का, दैट इज जुडिशियल डिसीजन। तो जिसके पीछे कोई कानून में चीज लिखी नहीं गई थी, एक्ट नहीं है उसके पीछे, बस बट फिर भी झगड़ा हुआ और कोर्ट ने बोला कि नहीं ये सही है ये गलत है, सो वो जो है वो भी हम कानून में लेके आते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट जब एक जजमेंट डिलीवर करता है, इट होल्ड्स अ बाइंडिंग अथॉरिटी ओवर ऑल द कोर्ट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से वो कोर्ट का डिसीजन लागू होगा, एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल बताया था मैंने, आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल लिखा होता है, बाकी जब हम बाकी के एक्ट पढ़ेंगे उसमें सेक्शन वर्ड यूज किया जाता है। तो सेक्शन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप सोच के देखो, कोई भी कानून अगर हम लिख रहे हैं तो उसको अगर कोट करना है, किसी को बताना है, तो तभी इजीली बता सकते हैं जब वो सेक्शन वाइज लिखा है। सोच के देखते हैं अगर सेक्शन वाइज नहीं होता तो क्या होता। तो कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस जानना है तो पहले देखो अगर वो नहीं होता तो, समझो सेक्शन वाइज नहीं लिखा है, जज साहब बैठे हैं, उधर एक वकील साहब है इधर एक वकील साहब है, कोर्ट में झगड़ा चल रहा है। अब वकील साहब को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बताना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वकील साहब क्या करेंगे, सेक्शन वाइज नहीं लिखा है तो वकील साहब पेज खोलेंगे, बोलेंगे जज साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेज नंबर 32 पे, फिर वो लाइन गिनेंगे, लाइन नंबर 8 पे ऐसा ऐसा लिखा है। फिर बुक खोलेंगे, इधर जज साहब देखेंगे मेरे पास पेज नंबर 32 ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनके पास बड़ी सी बुक है उसमें 20 पेज में ही लॉ खत्म कर दिया। सो बुक अलग अलग हो सकती है, जज साहब के पास बड़ी बुक है, उनके पास छोटी सी बुक है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। सो इसीलिए पेज वाइज या लाइन वाइज इसको कोट नहीं किया जाता। तो इसका एक उपाय निकाला गया कि सेक्शन वाइज लिख दो इसको। अब अगर कोट करना है तो क्या है, सीधा सीधा वकील साहब बोलेंगे कि जज साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 35 में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है,
अब उनके पास कोई भी बुक हो, जज साहब के पास कोई भी बुक हो, वो सेम एक्ट में सेक्शन 35 में वही चीज होगी जो उनके बुक में है, जो मेरे बुक में है, आपके बुक में है, सब में सेम ही चीज रहेगी। और इसीलिए इनको सेक्शन वाइज लिखा जाता है ताकि वो रेफरेंस के लिए बहुत इजीली हम बता सकें, किसी को कोट करना है तो इजीली यूज कर सकें। तो इसको सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन का मतलब ही होता है एक हिस्सा, उस कानून को हिस्से में लिखा जाता है और उनको नंबरिंग दी जाती है। जैसे सेक्शन नंबर 1 है, उसमें एक पर्टिकुलर चीज लिखी होगी, 2 में कोई दूसरी चीज होगी, 3 में कुछ और होगा। तो ऐसे उसको नंबरिंग देके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसको बोलते हैं सेक्शन। तो सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस भी होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको सेक्शंस वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। इवन ये भी जो आर्टिकल नंबर वगैरह ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर सपोर्टिंग दिस कॉमन लॉ प्रिंसिपल इज द डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन यानी रूल। तो एक रूल ऑफ स्टेयर डिसिसिस। स्टेयर डिसिसिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे जो कि हैरी पॉटर के स्पेल जैसे होंगे। स्टेयर डिसिसिस ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे, नेमो, डेट, क्वेट, नॉन, हैबिट, ऐसे रहेंगे, अपने को लगेगा स्पेल वगैरह है। तो वैसे ये स्टेयर डिसिसिस, ये एक लेटिन फ्रेज है। लेटिन फ्रेज जो बोलता है टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो डिसाइड हो गया वो फॉलो करो। इसको हम बोलते हैं स्टेयर डिसिसिस। ठीक है, a Latin phrase signifying to stand by that which is decided. So in simple terms, जो कोर्ट ने बोल दिया उसको सब लोग फॉलो करेंगे। This becomes the common law. ठीक है, the doctrine rule of stare decisis underscores, identify करता है the duty of court to adhere to. Adhere to means follow, to follow the same principles और judgment set forth in prior decisions. पहले जो डिसीजन में हुआ है, कोर्ट वो सेम केस आएगा अगर फिर से, तो वो सेम ही डिसीजन देगा। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि पहले ए और बी के बीच में केस हुआ था, उसमें बोला ए सही है, बाद में बिल्कुल सेम केस एक्स और वाई के बीच में हुआ लेकिन वहां बोल रहे वाई सही है। ऐसा नहीं कर सकते। तो जब एक केस में हमने बोला ए सही है तो दूसरे में भी एक्स सही रहेगा। ठीक है, तो वो अपोजिट डिसीजन कभी नहीं होंगे सेम केस पे, सेम प्रकार के फैक्ट्स पे। आपके साथ जैसा डिसीजन हुआ होगा वैसे ही दूसरे के साथ भी होगा। डिसीजंस चेंज नहीं होंगे। तो यही लिखा है कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि उनको फॉलो करना है सेम प्रिंसिपल या जजमेंट जो पहले के डिसीजन में हो चुके थे व्हेन एडजुडिकेटिंग केसेस विथ एनालॉगस फैक्ट्स। एनालॉगस मींस सिमिलर। सिमिलर फैक्ट्स, अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं, एक जैसे फैक्ट्स हैं, तो डिसीजन भी एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इधर पे वैसी चीज हुई तो इसको कुछ और बोल रहे हैं, उधर वैसी चीज हुई तो कोई और डिसीजन हो रहा है। हमेशा एनालॉगस फैक्ट्स है, अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं, इसको सिमिलर अगर आसान शब्दों में लिखना है तो सिमिलर फैक्ट्स में सिमिलर डिसीजन ही होना चाहिए। तो अगर फैक्ट सिमिलर है तो कोर्ट शुड गिव सिमिलर डिसीजंस akin to the earlier ruling. Ruling means decision. ठीक है, adjudicating यानी deciding। ठीक है, वैसे आप ये लेके बैठ सकते हैं डिक्शनरी। akin यानी अगेन उसके जैसा, सेम काइंड। तो सेम काइंड ऑफ डिसीजन होना चाहिए। और रूलिंग यानी डिसीजन। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स ये पूरा जो इतना सारा लिखा है इसको अगर आप दो शब्दों में बोलो तो अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं तो सिमिलर डिसीजन होने चाहिए। कोर्ट कभी भी सिमिलर फैक्ट्स पे अपोजिट डिसीजन नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वैसी चीज हुई है, समझो एक नरेंद्र मोदी और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ, अपन बोल रहे नरेंद्र मोदी सही है, बाद में पप्पू और दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ तो बोल रहे नहीं नहीं पप्पू गलत है। ऐसा नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी सही है तो पप्पू भी सही रहना चाहिए, अगर सिमिलर चीज है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पप्पू है इसीलिए अपन उसको पेनल्टी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, भले ही वो पेनल्टी के काबिल है, डिजर्व करता है। चलो ठीक है, नो कमेंट्स। वो होना भी जरूरी है ना, वो रहेगा तो वोट और बढ़ेंगे, 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो नहीं होगा तो फिर कम हो जाए शायद वोट। ठीक है, ऐसा बुरा मत मानो, मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर नहीं मैं तो कांग्रेस वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी बीजेपी वाला ऐसा एकदम प्रो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है जो सही है उसके साथ रहना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो है
पहला वैसा बेसिक देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ लॉ बोले ना, तो बेसिक अगर आप दुनिया में जाके बाहर किसी को बोलोगे, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कानून की जानकारी नहीं है, वो दो ही कानून समझता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो उसको वही समझता है क्राइम होता है, दूसरा क्राइम नहीं होता, बट वो भी गलत है। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। बट आपको इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा दिया है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज नथिंग बट दी डिसीजंस, तो जो जुडिशियल डिसीजंस है, तो जुडिशियल डिसीजंस यानी कॉमन लॉ। ठीक है, स्टेयर डिसीजेस। और एक और चीज होती है बहुत ही आसान, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन्स ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिनको कहीं लिखे नहीं तो भी आपको समझता है वो गलत है, नेचुरली ये चीज होना ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। समझो मेरे ऊपर कोई आरोप लगे और मैं खुद ही डिसीजन देने वाला हूं, मैं खुद ही जज हूं, तो ये सही रहेगा क्या? तो नहीं, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। खुद का ही केस है और मैं बोल रहा हूं मैं जज बनूंगा, तो फिर तो मैं अपने फेवर में डिसीजन दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऐसे जो जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक व्यक्ति खुद के लिए कभी खुद का केस नहीं लड़ सकता, खुद के केस में डिसीजन नहीं दे सकता। सो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं खुद ही डिसीजन दे रहा हूं। वैसे ही एक और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि किसी भी व्यक्ति पे कोई आरोप लग रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको एक सुनने का मौका मिलना चाहिए। बिना उसके अगर हम उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं, जेल भेज दिए और उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो ये अगेन उसके साथ अन्याय हो गया। सो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि आपको देख के ही समझ रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे समझो क्लास में कोई तो भी बच्चा ऐसे ही बैठा था, कुछ तो भी काढ़ा कर रहा था, मैंने उसको बोला चलो क्लास के बाहर जाओ। अब वो मेरे को अगर कुछ सफाई में पेश करना चाहता है कि सर मैं गड़बड़ नहीं कर रहा था, बट मैं सुन ही नहीं रहा, मैं बोल रहा नहीं नहीं चुपचाप क्लास के बाहर जाओ, तो ये फिर उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो उसको एक मौका मिलना चाहिए बोलने को कि सर मैं गड़बड़ नहीं कर रहा था, बाजू वाला काढ़ा कर रहा था। सो ये बोलने का मौका मिल, काढ़ा है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। सो ये बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर बिना मौका दिए मैं किसी के ऊपर कोई सजा दे रहा हूं तो फिर ये गलत हो जाता है। तो ये भी अगेन नेचुरल जस्टिस नहीं है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये चीजें आती है कि नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस, इस प्रकार का रूल होगा। या फिर कोई भी व्यक्ति पे अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो उसको एक बोलने का मौका मिलना चाहिए। सो ये सब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है, बिना इसको फॉलो किए कभी भी कोई डिसीजन हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो ये नेचुरल जस्टिस कहलाते हैं। ऑल्सो रेफर्ड टू एज जस्ट नेचुरल, pertains to the fundamental principles of justice that transcend written law. की प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं, तो वही है पहला नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। दैट मीन्स, अब ऐसे वर्ड्स दिखेंगे आपको, ये धीरे धीरे आप इससे और फैमिलियर हो जाओगे। अभी आपको नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बोला ही था कि आपको थोड़ी लैंग्वेज हैवी लगेगी, लेकिन आप ये पढ़ोगे, रीडिंग करोगे बार बार, तो अच्छे से जमने लगेगा। ठीक है, सो नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ, दैट मीन्स no one should be made judge in their own case and it's a rule against prejudice. prejudice यानी भेदभाव। सो भेदभाव होगा अगर ऐसा कुछ किया कि खुद के केस में खुद ही मैं डिसीजन दे रहा हूँ, सो प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी जज जो है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इवन अपने रिलेटिव्स के केस में वो सेम जज नहीं हो सकता। समझो मेरे कोई फैमिली मेंबर के ऊपर केस चल रहा है और मैं जज हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी। इसलिए एक रूल होता है, जब भी जो जज बनते हैं ना, उनको वो शहर छोड़ के जाना पड़ता है जहाँ पे वो लोग पैदा हुए थे या फिर जहाँ पे उन लोगों ने पढ़ाई की है। जैसे कोई एडवोकेट है, उसने पढ़ाई किया, फिर जज बन रहा है वो, तो उसको वही शहर में जज की कभी पोस्टिंग नहीं देते, क्योंकि वहां उसकी पहचान है बहुत सारी। सो फिर वो एकदम निष्पक्ष भाव से डिसीजन नहीं दे पाएगा। सो उसको कोई और जगह पे पोस्टिंग मिलती है, तो वो दूसरे जगह पे जाके वहां पे वो डिसीजंस देगा। सो ये इसी रूल के आधार पे ऐसे रूल्स बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद के केस में, क्योंकि निष्पक्ष भाव से डिसीजन होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो खुद के केस में कभी भी कोई व्यक्ति जज नहीं होगा। और एक और है दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑडी अल्टरम पार्टेम। सो ऑडी अल्टेरम पार्टेम भी बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लेटिन फ्रेजेस है ना, तो ऐसा है ऑडी अल्टरम पार्टेम, तो ऐसा है वो, तो वो ऑडी है।
ऑडी नहीं है, औडी, अपन ऑडी ऑडी बोलते हैं, एक्चुअली उसका भी प्रोनाउंसिएशन औडी है। सो औडी है ना सुनना, सो औडी अल्तरम अपोजिट, पार्टेम पार्टी, अपोजिट पार्टी को सुनना। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को सुन के हमने डिसीजन दे दिया, दूसरी पार्टी को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या हियर द अदर पार्टी, या फिर प्रोवाइड द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, ठीक है। तो उसको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। विदाउट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी यू कैन नॉट पास अ डिसीजन। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर रीजन्ड डिसीजंस। It is essential to note that while a judgment can supersede or modify common law, it cannot supersede or alter statutory law. Statutory law means act. कभी भी कोई जजमेंट किसी एक्ट के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। हाँ, कोई जजमेंट ऐसा जरूर हो सकता है कि हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दूसरा डिसीजन दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्ट के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। सो एक्ट में जो लिखा है वो सबसे मेन चीज है, क्योंकि कोर्ट का काम सिर्फ इतना ही है कि वो इंटरप्रीट करे एक्ट में क्या लिखा है, एक्ट के अपोजिट कभी वो डिसीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो ऐसा है। तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। वैसे आपके लिए मेन जो अगर टाइप्स बोले तो यही होता है, क्रिमिनल लॉ सबसे मेन चीज होती है और सिविल लॉ दूसरी चीज। बट आपको इंस्टीट्यूट ने ये 2 पॉइंट और कवर किया है, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सब भी जो लोग एलएलबी पढ़ते हैं उनको पूरा इनके ऊपर सब्जेक्ट होता है। जैसे टॉर्ट ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सो अपन ने तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, बट ये पूरा एक सब्जेक्ट है टॉर्ट का। सो टॉर्ट क्या होता है, उसके पूरे डिटेल्स है कि कैसे क्या उसमें एक्शन ली जा सकती है। तो जैसे अपन पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट एक पूरा सब्जेक्ट है, क्रिमिनल लॉ पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें आईपीसी वगैरह पढ़ाया जाता है। सो ऐसे सब चीजें पूरी डिटेल्ड है, अपने को सिर्फ ऊपर ऊपर एक फ्रेमवर्क बताया कि ये सब होता है। अल्टीमेटली हमको ये पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है सिर्फ बिजनेस लॉज, ठीक है। तो सिविल लॉ में भी सिर्फ बिजनेस लॉ, सिविल लॉ भी बहुत मेजर, बहुत सारी चीज होती है उसमें, लेकिन उसमें भी सिर्फ बिजनेस लॉ हमको पढ़ना है, ठीक है। सो ऐसा है। अब एनफोर्सिंग द लॉ, लॉ एनफोर्स कौन करता है, लगवाता कौन है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पार्लियामेंट बना तो लेता है, लेकिन इसको अप्लाई करवाना, इसको प्रॉपरली चलाना, ये काम होता है सरकार का। सरकार जिम्मेदार होती है लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली चलाने के लिए। वही दिया है, वंस द लॉ इज पास्ड इन द पार्लियामेंट इट बिकम्स क्रूशियल टू एंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन ये किसके दायरे में आता है, तो इट कम्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी गवर्नमेंट। तो पता है आपको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब भी कानून को अप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट हर चीज पे खुद नजर नहीं रख पाएगी। आप सोच के देखो, अगर कोई भी काम है, अपन बोल रहे हैं हर चीज नरेंद्र मोदी देखेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इन लोग क्या करते हैं, इन लोग मिनिस्ट्री बना लेते हैं। तो जैसे सरकार आई भारत सरकार, तो भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने मंत्रालय बना लिए। जैसे रेलवे से रिलेटेड कुछ काम है तो रेल मंत्रालय है, वो देखता है। कंपनी से रिलेटेड काम है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सो वो देखता है। वैसे ही फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्स वगैरह के कानून है, तो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया गया है। सो ऐसे मंत्रालय बना के काम करते हैं, और हर मंत्रालय में एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है। जैसे रोड के डेवलपमेंट की बात हो रही, तो वहां पे अपन ने गडकरी जी को अपॉइंट कर लिया। तो इस प्रकार से अपन हर जगह एक एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ये निर्मला सीतारमण जी देख रहे हैं, तो उनको वो कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। सो इस प्रकार से मिनिस्ट्री बना के काम करते। तो सरकार भी जब काम करती तो हर काम नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, उन्होंने अपने अंडर ऐसा मिनिस्ट्री बनाया है, और वो मिनिस्ट्रीज में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्ट्री में जो सबसे मेन व्यक्ति होते हैं मिनिस्टर, उनके अंडर भी फिर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स जो यूपीएससी एग्जाम देके क्लियर होते हैं, तो वो लोग फिर ये ऑफिसर्स बनते हैं, और वो एक गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं कानून वगैरह बनाने से रिलेटेड, कानून को अप्लाई करने से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया, भले एक्ट बनाता पार्लियामेंट है, बट उसका ड्राफ्ट कौन बनाएगा, तो सरकार। सो इसके पीछे इसलिए बहुत सारी मेहनत लगती है, नॉलेजेबल लोग होते हैं। तो ये जो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस लोग होते हैं, ये लोग इसमें काम करते हैं फिर। सो वही दिया है कि कैसे ये अप्लाई होता है। अब बन तो गया कानून, लेकिन फिर इसको एग्जीक्यूट करना ये एग्जीक्यूटरी ब्रांच के कंट्रोल में कवर होता है। और डिपेंडिंग ऑन वेदर द लॉ इज क्लासिफाइड एज सेंट्रल और स्टेट, अगर वो सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, भारत सरकार। और स्टेट लॉ है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनफोर्समेंट लाइज विद द रिस्पेक्टिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट।
टू कैरी आउट दिस टास्क गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे मंत्रालय का निर्माण किया जाता है। तो ये सब नया नहीं है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, सिविक्स का ही पार्ट है, सिविक्स में आपको ये सब चीजें होती हैं, ठीक है कि नहीं पढ़े? पढ़े ना कहीं ना कहीं, तो ये रहता है वैसे। कई बार हम लोग सिविक्स को इग्नोर करते हैं ना, 20 मार्क का आता है हिस्ट्री के साथ, तो इसीलिए इग्नोर कर देते हैं, अरे यार वो भारी पड़ता है, फालतू की चीजें बताई गई है। लेकिन हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा बहुत पढ़े तो इतना नॉलेज मिल जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत होता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। तो अभी इस पे बढ़ावा ज्यादा देंगे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स का बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, फाइनेंस वगैरह, पैसा वगैरह, ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्कूल में उतना नॉलेज नहीं मिलता। कॉमर्स वाले तो ठीक है, साइंस वालों को कई बार कुछ भी नॉलेज नहीं होता। साइंस वाले इंजीनियरिंग कर लिए, उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद उनको फिर पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे को कहाँ यूज करना, कैसे इन्वेस्ट करना, कुछ आइडिया नहीं होती। सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एफडी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे भी प्रॉब्लम है अपने देश में कि लोगों के पास पैसा है बट खर्चा कर देते, इन्वेस्ट नहीं करते। और मानसिकता बहुत चेंज होती है, अपने को पैसे के बारे में समझ में आने लगता है, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले, मैं पहले साइंस से था, बाद में कॉमर्स में आया, तो अपनी मेंटेलिटी में भी बहुत चेंज होता है। तो आप खुद ही देखना, आपको खुद को पता लगेगा। जब आप ऐसा साइंस पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, आपके मन में आएगा यार इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे बटन चालू करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, फिर वो पंखे में उससे एनर्जी क्रिएट होती है, फिर पंखा घूमता है। ये सब कैपेसिटर वगैरह होगा, ये सब आपको फिर साइंस में पता लगता है। जैसे आप कॉमर्स में आए, फिर आप देख रहे हैं अरे यार पंखा घूम रहा है, बिजली का बिल आएगा, बंद करो। तो ये मेंटेलिटी चेंज होती है, एक्चुअल में होती है। आप वो ऑडिटर की नजर से देखते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे बड़े बड़े केसेस हुए हैं जिसमें एक छोटे से चीज, छोटे से डिसीजन से बहुत सारे पैसे बचे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के। एक्चुअल केस है आइनॉक्स पीवीआर का। तो एक आर्टिकल उसको ऑडिट कर रहा था, उसने देखा कि दिन में भी लाइट्स चालू होती है फालतू की इतनी सारी। उसने रिपोर्ट में डलवाया कि ये लाइट से पावर वेस्टेज बहुत होता है, और वो जैसे रिपोर्ट पे उस पर ध्यान दिया गया, एक नॉर्मल सा आर्टिकल था जिसको 2000 रुपए की स्टाइपेंड पे करते हैं, उसने ये चीज आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद फिर इससे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कुछ नहीं तो भी 40% से सेव हुआ, क्योंकि इतने सारे उनके आउटलेट्स होते हैं पूरे देश भर में। हर जगह अगर उन्होंने ये पावर को थोड़ा सेफ्टी से यूज किया तो काफी उससे पैसा भी बचता है, रिसोर्सेज भी बचते हैं, देश के भी रिसोर्सेज बचते हैं। ऐसी चीजें होती है, तो वो आपकी मानसिकता चेंज होती है, और उस हिसाब से फिर आप सोचने लग जाते हो। तो खैर वापस आते हैं हम। इसीलिए मैं बता रहा था कि मिनिस्ट्रीज बनाई गई है कि हर एक प्रकार के जो डिसीजंस है, जो कार्य है, ये अलग अलग मिनिस्ट्री के हाथ में दिए जाते हैं। जैसे कि सम वेल नोन मिनिस्ट्रीज, वैसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ये मिनिस्ट्रीज भी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे कि कभी सरकार को लगता है कि ये मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं, इसको दूसरे के साथ जोड़ दो, तो वो जोड़ देते हैं। जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था, पानी से जो व्यापार होता है, शिप्स वगैरह जाते हैं, वो सब की मिनिस्ट्री। बाद में इनको लगा कि यार इसको जोड़ देते हैं। कौन सी सरकार है उस पर भी डिपेंड करता है, कांग्रेस सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उनको लगा कि पहले कांग्रेस की सरकार ने डिसाइड किया कि ये मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, इसको अपन जो रोड एंड बाकी की जो सेफ्टी वाली मिनिस्ट्री उसमें जोड़ दो। उन्होंने वो मिनिस्ट्री डिसकंटिन्यू करके इसमें जोड़ दिया। तो सरकार को अगर लगता है तो मिनिस्ट्री कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं, वो बंद कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं अलग होना चाहिए, तो अलग मिनिस्ट्री कर दिए। टेलीकम्युनिकेशन की अलग मिनिस्ट्री है, फिर ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन की अलग मिनिस्ट्री है। कभी सरकार को लगेगा दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। मिनिस्ट्री अलग भी हो सकती है, उनको जोड़ा भी जा सकता है। कुछ वेल नोन मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें वित्त मंत्रालय बोलते हैं, जिसमें हम लोग फाइनेंस की पूरी चर्चा करते हैं। फाइनेंस वगैरह कैसे क्या अपने देश का रेस करना, कैसे क्या पैसा कमाएगी सरकार, फिर कैसे क्या उसको यूज करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में आता है, जिसमें टैक्स वगैरह भी कवर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो हिस्से और हैं अंदर। उसमें एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स वगैरह की बात करता है, और फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है। कस्टम्स और अब एक्साइज हट गया, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह में जीएसटी और कस्टम्स, ये सब के अलग मिनिस्ट्री, अलग डिपार्टमेंट है। ऐसा मिनिस्ट्री बना के काम करते हैं। तो ये भी आगे थोड़ा बहुत आपको मिनिस्ट्री के बारे में दिया है। तो मिनिस्ट्री कौन कौन सी होती है सब दिया है आपको थोड़ा थोड़ा। ये सिर्फ अगेन आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है।
सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर दूसरी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। अफेयर्स का मतलब मीन्स जो बिजनेस अफेयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट के जो काम होते हैं, उसको हम अफेयर्स बोलते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम प्यार से एमसीए भी बोलते हैं, एमसीए। अभी फिलहाल ये दोनों मिनिस्ट्री में एक ही मिनिस्टर है, तो ये दोनों मिनिस्ट्री का डुबाने का कारभार दिया गया निर्मला सीतारमण जी को डुबा रहे हैं, चला रहे हैं। सो दोनों दोनों मिनिस्ट्री को चलाने का कारभार अभी एक ही मंत्री को दिया गया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है एक मंत्री दो मिनिस्ट्री संभाल रहा है। सो ये अभी दोनों मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के पास में है और वो इसको चला रहे हैं कैसे तो भी। ठीक है, नहीं एक्चुअल में कैसे तो भी चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस इंक्रीज हो रहा है, सब सही है, लेकिन फिर भी उतना बेटर नहीं चलाती है बीजेपी सरकार। जितने भी फाइनेंस के डिसीजंस है वो कांग्रेस वाले ज़्यादा अच्छे से लेते थे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझता है तो एक्चुअल में। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में वो पीछे हो जाते हैं, और अपने को नेशनल सिक्योरिटी अभी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आएंगे तो मोदी ही तो लेकिन ये फैक्ट है, जो अपनी यहाँ ग्रोथ स्टोरी चालू हुई ना, जो सबसे ज्यादा अपन ने ग्रोथ चालू की है, ये कांग्रेस के कारण ही हुआ है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 10th में एक 1991 की पॉलिसी पढ़ाई जाती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दोनों नाम है उसके। तो ये बनाई गई है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो उन्होंने ये बनाए थे, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, बहुत ही अच्छा। उनको ये नहीं, इवन इंटरनेशनल फोरम्स में, जो मॉनेटरी फोरम्स होते हैं, वहां पे भी वो मेंबर रहे, उनको इतना माना जाता था। बट फिर उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस ने उनको बस कठपुतली बना के यूज किया। अगर ऐसे ब्रिलियंट लोगों को वो आगे बढ़ाते तो सही में बहुत अच्छा होता, लेकिन उनको उतना बढ़ने नहीं दिया गया, जबकि वो बहुत ही वहां से 91 से सब अपनी स्टोरी चालू है, इसीलिए तो आज भी पढ़ाई जाती है। आप सोच के देखो, 91 जाके इतना साल हो गया और कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाते। हर साल आती है मॉनेटरी पॉलिसी, हर 5 साल में तो मेजर पॉलिसीज आती हैं, कि 5 ईयर प्लान बनते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। लेकिन 91 का ही क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि उसमें जो मेन चीज हुई थी, एलपीजी स्कीम लाई थी, हर घर एलपीजी कनेक्शन, नहीं वो नहीं। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद से हमारी ग्रोथ स्टोरी चालू हुई। उस टाइम इतनी बुरी हालत थी अपने देश की कि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, हफ्ते भर के तक नहीं थे, कि हम कैसे क्या इंपोर्ट करेंगे, जो जरूरत के सामान है वो तक खरीदने के पैसे नहीं थे। बट उस टाइम इन्होंने संभाला और इतने बड़े लेवल पे लेके गए। आज जो भी ग्रोथ चालू हुई है वहां से हुई, इसीलिए 91 की पॉलिसी हर किसी को पढ़ाई जाती है। आप कोई भी कोर्स करो, अभी आपको 11th-12th में भी दिखेगा, आप स्टेट बोर्ड में जाओ वहां भी दिखेगा, सीबीएसई में जाओ वहां भी दिखेगा। इतना ही छोड़ो, आपको बाकी भी जगह दिखेगा। अगर एमबीए कर रहे कोई, उसमें पढ़ाएंगे, बीकॉम में पढ़ाएंगे, हर जगह दिखता है ये। जो यूपीएससी करते हैं, एमपीएससी करते हैं, उन लोगों को भी दिखेगा, पब्लिक सर्विस की एग्जाम्स में होता है। सो इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ये। सो वहां से अपनी ग्रोथ स्टोरी चालू हुई थी और इसीलिए ये सबको पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने को जब दोनों ही बुरे हैं बोलना चाहिए, जब बुरा और कम बुरा सिलेक्ट करना है तो कम बुरा सिलेक्ट करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में तो सब चलता ही है, पता है आपको। खैर, मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, ऑनलाइन वाले इग्नोर करो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स भी होते हैं। होम अफेयर्स यानी जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जिसमें अभी कौन देख रहा है इसको? अमित शाह। तो अमित शाह चला रहे हैं इसको, तो होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अमंग अदर्स, इस प्रकार से और बहुत सारे मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, these ministries are led by the minister and managed by the officers from Indian administrative and other services। तो जो आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं हम, तो मिनिस्टर इसका सबसे मेन व्यक्ति होता है, बट वो हर चीज वो नहीं कर पाएगा। तो इसका जो सबसे मेन व्यक्ति रहेगा, जो सेक्रेटरीट कहलाता है जनरली, तो वो आईएएस ऑफिसर वगैरह होगा। कौन सी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर फाइनेंस है तो आईआरएस वाला होगा, सो ऐसा रहता है। तो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो यूपीएससी वगैरह दे के पास होते हैं, वो लोग इसको चलाते हैं। तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, नेता लोगों से बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए उसकी इतनी वैल्यू है। तो जैसे आपने मूवी देखे होंगे ना, अभी वो 12th फेल, देखे कि नहीं? देखना, बहुत अच्छी मूवी है वो। सो एक्चुअल में यूपीएससी काफी डिफिकल्ट एग्जाम होती है, सीए से भी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है वो, क्योंकि सीए में एटलीस्ट आपके पास एक कोर्स है, आपको पता है इतना ही पढ़ना है, भले ही वो इतना सारा है, लेकिन इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। आपको पता है इसके बाहर नहीं आएगा, एक कोर्स है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ भी पूछ लेंगे आपको, साइंस का कुछ पूछ लेंगे, फ्लावर का डायसेक्शन पूछ लेंगे आपको, कुछ भी पूछ लेंगे आपको। सो
कोई भी चीज आ सकती है उसमें उसमें रिसेंट अभी जो चल रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं। पूछ लेंगे कि ईरान और इसराइल के वॉर में क्या चल रहा है, क्यों वॉर चालू हुई, कुछ भी पूछ लेते हैं उसमें। सो करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, साइंस पूछ लेंगे, लॉ पूछ लेंगे, कुछ भी पूछते हैं। सो यहाँ पे अपने पास कम से कम एक सीमित दायरा है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, यानी है बहुत लेकिन इतना ही है। सो ये इसीलिए कम डिफिकल्ट है। तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वास्ट है, बहुत ज्यादा कोर्स है। सो हम जब पढ़ेंगे आगे, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई नहीं है, ये सब कहानी देख रहे हैं अपन, तो पढ़ाई अभी चालू होगी सेकेंड चैप्टर से। तो ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चालू है कि क्या क्या चीज है, कैसे क्या वो अप्लाई होती है, कैसे कानून व्यवस्था काम करती है अपने यहाँ, वो देख रहे हैं हम। ठीक है। सो ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं ये लोग इसको देखते हैं। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया exercises its executive authority by utilizing several government ministries or state departments. A ministry comprises employed officials, इसमें कई एम्प्लॉयज भी होते हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, who are politically accountable through a minister. तो ये जिम्मेदार होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इन लोग की जवाबदेही होगी, इन लोग को आंसर देना पड़ेगा। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्रीज आर ओवरसीन, ओवरसीन यानी चेक किया जाता है, देखा जाता है बाय कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है सब में कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, who is a member of Union Council of Ministers. They are typically supported by the team of junior ministers. जूनियर मिनिस्टर भी होते हैं इसमें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। जैसे अपने अनुराग ठाकुर है, ये देखते हैं निर्मला सीतारमण जी के बाद वो दूसरे जूनियर मिनिस्टर है। सो ऐसे एक मेन मिनिस्टर होता है, दूसरा जूनियर मिनिस्टर, तो दो मिनिस्टर्स जनरली इसमें होते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट को प्रॉपर प्रकार से चलाना लगाना, इसका काम जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो जब भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूं तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट मींस नरेंद्र मोदी नहीं, हमारे लिए अब जब एमसीए कंपनी की बात करेंगे तो एमसीए इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी खुद काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो दूसरे लोगों के थ्रू ये करवाएंगे। खुद भी काम करते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग काम करते, लेकिन हर काम खुद थोड़ी कर सकते हैं, तो इसीलिए फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपको बताई गई है जानकारी के लिए अगेन, जिसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में से एक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। Its primary focus is on the country's economy and it serves as a treasury of India. Treasury का मतलब है जिसके पास पैसा होता है। सो यही डिसाइड करती है किस जगह कितना पैसा लगाना। जो बजट आता है ना अपना, 1 फरवरी को अभी आता है, सो वो जो बजट है उसमें यही मिनिस्ट्री होती है जो पूरा बजट बनाती है कि हमको स्कूल्स वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगेगा, हेल्थ केयर के लिए इतना लगेगा, तो ये सब ये खुद बनाते हैं। सो यहाँ से पहले डिपेंड करता है कि कितना पैसा अलॉट किया गया। रोड्स बनाने के लिए हम इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबको पैसा अलॉट करती है, फिर उतने पैसे में वो लोग काम करते हैं। सो इसीलिए बजट बोलते हैं उसको। बजट का क्या मतलब है, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। सो इन लोग उल्टा बजट बनाते हैं एक्चुअली, क्योंकि बजट अगले साल का बनता है। जो फरवरी में बजट बन रहा है ना, वो 1 अप्रैल अगले अप्रैल से चालू होता है, उसके लिए बना है वो। सो उसमें अपने को पहले ये लोग देखते हैं कितना खर्चा लगेगा, तो अपने को हेल्थ केयर में कितना पैसा लगेगा, फिर एजुकेशन में कितना लगेगा, रोड्स डेवलपमेंट में कितना लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी में कितना लगेगा। सो ये सब का पहले एक अंदाज लगाया जाता है उनके एक पूरे रूल्स के हिसाब से कि किसको कितना डेवलप करना है, अभी ये वाले साल में कितना किसको महत्व देना है। जैसे एक साल कभी सरकार उज्ज्वला योजना को महत्व देगी, तो कभी वो किसी गरीबों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर महत्व देगी, स्कूल्स वगैरह के ऊपर। अभी कोविड के टाइम हॉस्पिटल्स वगैरह पे महत्व दिया गया, हेल्थ केयर पे दिया गया। सो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो उस हिसाब से वो लोग फिर पैसे का एक डिवीजन करते हैं कि किसको कितना पैसा हमने देना है, और रिवर्स कैलकुलेट करके फिर वो लोग टैक्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि कितनी टैक्स से इनकम हमको आएगी। सो उस हिसाब से टैक्स वगैरह के रेट्स चेंज किए जाते हैं, इसीलिए उसमें टैक्स रेट्स आते हैं कि अगले साल हम इतने लोगों पे इतने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लेंगे। तो वो रिवर्स कैलकुलेट किया जाता है, पहले खर्चे निकालते हैं, फिर कितना रेवेन्यू चाहिए, फिर कितने लोग के किस इनकम ग्रुप में, उस हिसाब से रिवर्स कैलकुलेट करके टैक्स निकाला जाता है। तो ऐसा ये लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो ये ट्रेजरी है। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसा रखा होता है उसको ट्रेजरी बोलते हैं या ट्रेजरर बोलते हैं। जैसे आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो वहां भी एक ट्रेजरर होगा। ट्रेजरर है ना, जिसके पास पैसा है पूरा, सो वही पैसा लेने देने का काम वो करेगा। वैसे यहाँ पे सरकार के लिए ट्रेजरी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग टैक्सेशन, टैक्सेशन भी यही देखते हैं, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंस से रिलेटेड कानून, लेजिस्लेशन मीन्स कानून, लॉ। तो जैसे कि फाइनेंस एक्ट हो गया तो इनके कंट्रोल में आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स वगैरह टाइप के जो लोग हैं, इन लोग को कंट्रोल करना। बैंक वगैरह का भी जो कंट्रोल है आरबीआई वगैरह, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है। कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार, सेबी वगैरह बनाया है इसके लिए, वो भी पढ़ेंगे हम। एंड मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट। ये जो बजट बनता है, एन एनुअल इवेंट, हर साल बनता है, दैट इज ईगरली एंटिसिपेटेड बाय प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक। यूनियन बजट डिटरमाइंस द टैक्स रेट्स एंड एलोकेट्स द फंड्स फॉर द अपकमिंग ईयर। Ministry's importance is evident by the fact that many ministers prefer to hold the position of finance minister. So बहुत सारे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी है, इसी हिसाब से, इसीलिए। अब ये सिर्फ एक और इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम यूनियन बजट किस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है ये बताया है। सो बिटवीन 1962 एंड 69 मोरारजी देसाई थे, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन रखे थे और इन्होंने 10 यूनियन बजट पेश किए थे, जो अभी तक किसी और ने नहीं किया। 10 यूनियन बजट्स इन्होंने पेश किए थे, अ रिकॉर्ड येट टू बी सरपास्ड। फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड पी चिदम्बरम, इनको भी जानते होंगे शायद आप, अभी इनके ऊपर ईडी लगी हुई है क्योंकि कांग्रेस वाले थे। ईडी वाले इसके पीछे भी पड़े हैं। हु प्रेजेंटेड 9 बजट्स। तो इन्होंने खूब मजाक भी उड़ाया था मोदी जी का, तो पीछे लगना स्वाभाविक सी बात थी। नहीं, एक्चुअल में जब मोदी जी ने ऐलान किया था ना पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाने वाले हैं भाई और बहनों। तो वो इसी प्रकार से बोलते। सो हम ऐसी व्यवस्था लाने वाले हैं कि आपको सिर्फ मोबाइल ले जाओगे और पेमेंट हो जाएगा, आपको कुछ पैसा ले जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मोबाइल लेके जाओ, इवन ठेले पे कुछ खरीदना है तो मोबाइल से आप पेमेंट कर दोगे और चीज खरीद के लेके आ सकते हो। तो उस टाइम चिदम्बरम ने खुद खूब मजाक उड़ाया था, हम ऐसे गरीब देश में रहते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठेले वाला मोबाइल लेके बैठेगा? तो ठेले वाले के पास कहाँ से आएगा, और मोबाइल खरीद भी लिया तो इंटरनेट सर्विस कहाँ से लेके आएगा? पर मोदी जी ने उसको सफल करके बताया। तो बहुत मजाक उड़ाया गया था कि ऐसा कैसा कुछ भी बात करते हैं, और मोबाइल लेके आएंगे भी तो पेमेंट कैसे होगा? तो ये जो यूपीआई है ये चालू किया गया, ये भारत की सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट था। ये अभी बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं इसको, बट सबसे पहले भारत में ये सब चीज़ों का चालू हुआ। ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सबसे ज़्यादा भारत में होती है ये चीज़ें। तो ये उस टाइम बहुत मजाक उड़ाया गया था, ठेले वाला कहाँ से मोबाइल लाएगा, मोबाइल ला लिया, इंटरनेट के तार कहाँ से लाओगे? तो तार से चलता था उस टाइम इंटरनेट, तो बहुत बहुत मजाक उड़ाया गया था। तो उसके बाद लेकिन अभी संभव हो गया ये, इसलिए बोलते सपने देखने चाहिए, जो देखेगा वही तो पूरे करेगा। तो ऐसा मजाक उड़ाओगे तो बचोगे थोड़ी। ठीक है। फिर प्रणब मुखर्जी, ये भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, जिनको आप जानते भी होंगे शायद। जानते प्रणब मुखर्जी? हाँ, प्रेसिडेंट भी थे वो, इसीलिए शायद आप जानते होंगे, मैं बोला। तो प्रेसिडेंट भी थे ये। फिर यशवंत सिन्हा एंड मनमोहन सिंह जी। तो ये इन्होंने 8 यूनियन बजट पेश किए थे, प्रणब मुखर्जी। यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह, इन्होंने अगेन 8 एंड 6 बजट मनमोहन सिंह जी ने पेश किए। मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमण जी के भी अभी 8 बजट हो गए, मुझे नहीं पता, वो आपके कोर्स में नहीं दिया था तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये वाला जोड़ के शायद उनका भी 8th बजट था ये। ठीक है, तो वो भी काफी टाइम से जुड़े हैं ना, तो उनका 8th बजट था जहां तक के। आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वैसे कोर्स में नहीं है वो, आपको ये जितना मॉड्यूल में दिया था उतना मैंने भी यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी के भी अभी 8 बजट जहां तक के हो चुके हैं। 8 तो हो ही गए, शायद 9 भी हो गए होंगे। सो देख लो एक बार लगे तो गूगल में। हाँ, अरुण जेटली तो थे, बट फिर भी 8 या 9 हो चुके हैं, काफी टाइम से ये हैं। 6 है क्या?
एक सेकंड देख ही लेते ना। हाँ 6 है, 6 किया है उन्होंने, 6 बजट पेश किए हैं, 6 हुए तो हो जाएंगे अभी 8। अभी आने वाले तो मोदी जी हैं। फैक्ट वही है अभी, और कोई है ही नहीं ना। एक्चुअली ये अच्छी चीज नहीं है वैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी का सिद्धांत ही इसी आधार पे काम करता है कि देयर शुड बी अ स्ट्रांग अपोजिशन। बट अगर अपोजिशन ही पप्पू रहेगा तो फिर क्या बढ़ेगा। फिर इसमें एब्यूज ऑफ पावर होता है, ऐसा होता है कई बार, और रिसेंटली ऐसा हुआ। रिसेंटली आटे के ऊपर जीएसटी लगा दिया। हाँ, तो भारत सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, आटा जो है इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। टेक्निकली स्पीकिंग वो सही है, क्योंकि टेक्निकली जो आटा चक्की होती है वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती है, और आटा जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। गेहूं जो है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो गेहूं के ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन उन्होंने 5% जीएसटी लगाया आटा के ऊपर। उन्होंने बोला आटा जो है ये अमीर लोग खरीदते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी तो एवरेज लोग भी, मिडिल क्लास लोग भी आटा ही खरीद के लाते हैं डायरेक्टली। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो गेहूं लाए फिर पिसाए। सो ये थोड़ा एक गलत हो गया। इसीलिए होता है ऐसी चीजें, क्योंकि अब कोई अपोजिशन ही नहीं है स्ट्रांग जो कुछ बोल सके। तो कोई अपोजिशन में ऐसा स्ट्रांग व्यक्ति रहेगा तो कहीं ना कहीं पावर प्रॉपरली यूज होते हैं, नहीं तो एब्यूज ऑफ पावर होता है। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं कि अथॉरिटी दिया है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई सवाल करने कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली एब्यूज ऑफ पावर होगा। सो इसीलिए जब भी अथॉरिटी मिली है तो साथ में जिम्मेदारी भी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। तो सवाल पूछने वाले होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ऐसे नहीं फालतू के सवाल पूछने वाले लोग हैं। सो आलू डालो सोना निकलेगा ऐसे वाले लोग हैं। फिर कोई ऐसे है जिनके घर में पर्दे लगे 9-9 लाख रुपए के, तो अब अंदर है। केजू को जानते होंगे आप, इतने महंगे पर्दे कहाँ से लाए, सोने के लगाए क्या पता नहीं। तो अच्छा हुआ, जाना ही था। चलो छोड़ो। फिर अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या क्या चीजें हैं, फ्रेमवर्क, कैसे क्या ये लोग काम करते हैं। तो इसमें आपको बताया है कि इट इज द अल्टीमेट रेगुलेटरी पावर ऑफ बिलो सेंट्रल सिविल एंड कॉमर्स सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या सिविल सर्विसेज और कॉमर्स की सर्विसेज कवर होती हैं। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें टैक्सेशन वगैरह कवर होता है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये भी एक और अथॉरिटी है। एजी ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं जो लोग ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के ऊपर ध्यान देते हैं। खासतौर पे जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, तो उसमें एजी ऑफिसर्स काम करते हैं। वैसे इकोनॉमिक सर्विसेज है, सिविल अकाउंट सर्विसेज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। तो ऐसे सब फ्रेमवर्क है, आपको एग्जाम के लिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके भी ब्रांचेस बताए हैं, मैंने बताया कि इसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स फिर अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करता है। एक्सपेंडिचर, कहाँ कितना खर्चा करना, क्योंकि मिनिस्ट्री में तो सभी चीज़ है, खर्चे भी हैं, पैसा रिसीव करना भी है, सब चीज़ आ रही है उसमें। तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें टैक्सेशन वगैरह कवर होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स वगैरह कवर होते हैं इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इनको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर पैसा बचा हुआ है तो खाली पड़े रहने से अच्छा उसको कहीं ना कहीं निवेश किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसे बहुत सारे इनके डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये सब ब्रांचेस हैं। सो ये आपको अगेन रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है, एक बार रीड कर लेना। बाकी एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको नहीं पूछेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ फ्रेमवर्क है, यानी जो कानून बनता कैसे, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही वो देख रहे हैं अभी अपन। इतना ध्यान रखो सिंपली कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरी मिनिस्ट्री। तो हम एक एक मंत्रालय के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, प्राइमरली टास्क विद ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की लेजिस्लेशन। कुछ इंपॉर्टेंट कानून ये लोग चेक करते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, अब ये वैसे हट चुका है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक और चीज होती है, इसमें भी कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ही कंट्रोल करता है। वैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2006 का, 2016 का। इट्स प्राइमरी फोकस लाइज इन रेगुलेटिंग इंडियन एंटरप्राइजेस। इनका मेन एम है कि इंडिया के, भारत के जो एंटरप्राइजेस है, कंपनी वगैरह हैं, ये प्रॉपरली काम कर पाए, इन लोग को कैसे क्या बढ़ावा देना, तो इसके ऊपर काम करते हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स।
इंडस्ट्री का मतलब जहाँ फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, सो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। और सर्विस सेक्टर यानी जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता बट सर्विसेज देते हैं, जैसे कि सीए हो गए तो ये सर्विस सेक्टर वाले हो गए, ठीक है, या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गई, रेलवे हो गए, ये सब सर्विस है, ठीक है। गुड्स जो बनाते बेचते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा ऐसा सब, बचपन में 11th में पढ़ाया जाता है, तो कॉमर्स इंडस्ट्री वो सब पढ़ाया जाता है एकदम, ठीक है। द मिनिस्ट्री इज प्रीडोमिनेटली स्टाफ्ड बाय डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट्स। अब यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये आईसीएलएस होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं वैसे ही आईसीएलएस कैडरे के लोग होते हैं। सो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, सो जैसे आईआरएस होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो यहाँ पे जो कमिश्नर वगैरह टाइप के लोग बनेंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाली एग्जाम्स देंगे, यहाँ पे आईसीएलएस के एग्जाम देंगे। वो आर सिलेक्टेड थ्रू, ये भी सिलेक्ट वैसे ही होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, जो यूपीएससी वाले लेते हैं, कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी की बहुत एग्जाम्स होती हैं, उसकी एक ही एग्जाम नहीं होती, अलग अलग चीज़ों की होती है, आईआरएस आईपीएस आईसीएलएस, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है। एट द पिनेकल ऑफ द हेरारकी, सबसे जो सेंटर में सबसे टॉप पे जो रहेगा, स्टैंड्स दिस एस्टीम्ड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डीजीसीओए। तो ये सबसे मेन व्यक्ति रहेगा, ये भी यूपीएससी क्लियर करके आते हैं बट सीनियर होते जाते हैं, तो ये सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट है, विच इज क्लासिफाइड अंडर द एपेक्स स्केल ऑफ आईसीएलएस। तो आईसीएलएस में सबसे ज्यादा, जैसे जज जो है उसमें जो सबसे मेन जज हो जाएगा वो कहलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही है जो ये मैंने बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। उसी प्रकार से आईसीएलएस में सबसे ऊपर की अथॉरिटी ये दी हुई है डीजीसीओए, ठीक है। फिर गृह मंत्रालय, तो ये ग्रह वगैरह दिशा प्रॉपर चल रही नहीं चल रही है, प्लैनेट्स वगैरह उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करते। तो गृह मंत्रालय होम अफेयर्स, तो ये नेशनल सिक्योरिटी, भारत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सब देखते हैं। सो दिए ही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी क्रूशियल आर्म है विच इज टास्क्ड विद द ओवरसीइंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड फॉर्मुलेटिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज। एट इज हेल्म यानी सेंटर is the Union Minister of Home Affairs, who leads the ministry in its mission to ensure the nation's internal stability and addresses key domestic concerns। जैसे CAA लागू करना है, so ये होम अफेयर्स ने काम किया है इसके ऊपर। so इसमें क्या क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा तकलीफ है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में फिर अंदर और ब्रांचेस बनाई गई है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस है, ये सब इसमें कवर होता है। सो कौन सी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं भारत में, ये सब ये सेंसस वाले कैलकुलेट करते हैं। सेंसस यानी वही जो पॉपुलेशन कितनी है, कौन क्या कौन से भाषा बोलता है, वो सब लैंग्वेज वगैरह वो सब पता करते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बस खत्म हो गया, ये थोड़ा बहुत कॉर्पोरेशन बचा रहेगा, ऐसे हो जाएगा। चलो देखते हैं, है ना टाइम अभी 7 मिनट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिर कल से पढ़ाई चालू करेंगे हम, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे अपन, अभी सिर्फ चकल्लस कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर, जैसे हिस्ट्री पढ़ते ना वैसा है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बस पढ़ो कहानी जैसे, और काम नहीं आएगी है, कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी काम नहीं आई तो सही में नहीं आती तो कोई काम की नहीं होती। मेरे दादाजी कहा करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सब सफा। साफ हो जाती है वो, एक्चुअल में हो जाती है, तो कितना भी याद करो सुबह नींद से उठे कि सब गायब। चलो तो ये वैसे ही है, बस कहानी जैसे पढ़ते जाओ, ऐसा होता था। फिर अगले चैप्टर से हम पढ़ाई चालू करने वाले हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स एज द कैबिनेट मिनिस्ट्री विद इट, इसका भी मल्टी फेसेटेड रोल है, यानी बहुत सारे काम करते हैं जितने भी लीगल मैटर्स है उससे रिलेटेड। जैसे कानून का सबसे पहले निर्माण करना, जो बिल बनता है बिल इनके द्वारा बनाया जाएगा, उसके बाद फिर एक्ट भले ही पार्लियामेंट बनाएगा बट बिल इनके द्वारा बनाया जाता है। इट ओवरसीज द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स प्राइमरली थ्रू इट्स लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। तो ड्राफ्ट इन लोग तैयार करते हैं फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट।
Simultaneously, it engages in legislative activities through its departments of legal affairs, offering advisory services to various ministries within the central government. कानून से रिलेटेड एडवाइस देना, सरकार को भी जरूरत पड़ती है कानून पालन करने की, ऐसा नहीं है कि सरकार कानून नहीं पालन करेगी, वो भी कानून से बंधे होते हैं, सो वो भी उसके ऊपर एडवाइस देना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस काम करती है. Furthermore, ministry is dedicated to the administration of justice in India through its Department of Justice. In essence, the Department of Legal Affairs guides central government ministries, while the Legislative Department focuses on crafting the essential legislations. So, इसकी मिनिस्ट्री के ब्रांचेस बताया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस. फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. अब ये जो ऊपर है ना, ये सब क्या है, ये सब मिनिस्ट्री है. सरकार जब भी कुछ काम करती है ना, तीन प्रकार से काम करती है. एक, या तो मिनिस्ट्री बना के, तो मिनिस्ट्री बना के अगर वो कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनका कंट्रोल होता है. दूसरा, वो काम करते हैं जिसमें मिनिस्ट्री नहीं बनाते, वो एक कंपनी बना लेते हैं जिसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, जैसे कोल इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल. सो ये सब कंपनी बना के भी वो काम करते हैं. सो ये दूसरा तरीका हो गया. और तीसरा तरीका होता है काम करने का, डिपार्टमेंट्स बना के, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे LIC बनाया गया था, सो लाइफ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए. सेबी बनाया गया, RBI बनाया गया. सो RBI वगैरह ये सब जो है ना, ये एक कानून के तहत बने हैं. जितने भी LIC के पीछे LIC का कानून है, RBI के पीछे उनका कानून है, सेबी के पीछे उसका कानून है. सो ऐसे ये सब कानून के द्वारा बनाए गए. तो तीन प्रकार से सरकार काम करती है, जिसमें मेन चीज होती है एक डिपार्टमेंट बना के, डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम मिनिस्ट्री बोलते हैं. दूसरा तरीका होता है सरकार के वर्क करने का, जिसमें वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है, ये एक किसी कानून के तहत बनता है, एक एक्ट होगा इसके पीछे. हमेशा जितने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसके पीछे एक एक्ट होगा. जैसे कि ICAI भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसके पीछे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है. ठीक है, सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रहेगा. और तीसरा जो होता है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के पीछे कंपनी लॉ होता है, तो ये कंपनी लॉ के हिसाब से बनती है. बट डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं, डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल रखती है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एकदम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता. जैसे RBI है, वो गवर्नमेंट के द्वारा जरूर बनाए गए हैं, बट वो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहते हैं, थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंस मिलता है एज कंपेयर टू मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री में कोई इंडिपेंडेंस नहीं, जैसा मंत्री बोल रहे हैं वैसे ही काम करेंगे. बट RBI वगैरह जो है, इसमें थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस होता है. इसके गवर्नर होंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे क्या करना क्या नहीं करना. सो इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता. सो करते जरूर हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते. उसके एक अलग से मैनेजमेंट कमेटी होगी. LIC है, LIC की अलग से कमेटी बना दी और वो कमेटी फिर उसको चला रही है. ठीक है, सो ये जो है, ये अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहलाते हैं. सो इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. ये कॉर्पोरेशन को स्टैट्यूटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब मैंने अभी बताया था कि कोई लॉ, कोई एक्ट, कोई लॉ के तहत बनाया है, ये एक एक्ट के तहत बनाया है. जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो ये सेबी का एक कानून है, सेबी एक्ट 1992. RBI का भी एक कानून है, तो RBI एक्ट है. तो ये आपको दिया नहीं है बट RBI एक्ट में आता है. फिर IBPI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये IBC करके एक कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत आता है. ये दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत आता है ये. ठीक है, सो अभी वक्त नहीं बचा तो इतना सा छूट गया है, ये अपन अगली क्लास में करेंगे. और अगली क्लास में फिर हम पढ़ना चालू कर देंगे. ये अभी जो हम कर रहे थे सिर्फ रूपरेखा तैयार कर रहे थे, क्या होता कैसे होता. अगली क्लास से हम पढ़ाई चालू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है. तो अगली क्लास से एग्जाम में आने वाली चीजें चालू होगी. मैं बताया था शुरू में कुछ दिन थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप पढ़ेंगे अपन, तो अगली क्लास में चालू करते हैं. ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं. और अगली क्लास में कोई भी डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, पहले एक बार घर पे पढ़ लो. अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे पूछ लेना और फिर हम आगे की चर्चा चालू करेंगे. चलो, थैंक यू.